सो गाइज आज हम देखेंगे सेक्शन नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो गाइज इससे पहले का जो हमारा वीडियो था वो था सेक्शन 1 पे, फिर हम लेकर आए सेक्शन नंबर 2। बट सेक्शन नंबर 2 में काफ़ी सारी डेफिनेशंस है, तो मैंने सोचा है कि मैं उसकी जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है ना वो कवर करूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं अभी उसी पे वर्क कर रही हूँ, बट मैंने सोचा डिले ना हो तो हम आगे के सेक्शंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो उससे रिलेटेड नहीं है। तो हम बात करते हैं सेक्शन 3 की, जो बोलता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में, कि कंपनी कैसे फॉर्म होती है, क्या क्या रिक्वायर्ड है कंपनी के फॉर्मेशन के लिए। तो अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पज़। सबसे पहले तो आपको पता ही है कोई भी अनलॉफुल पर्पज़ नहीं होना चाहिए कंपनी का, तो ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में लिखा है। प्लस ये पब्लिक कंपनी में 7 या 7 से ज़्यादा पर्सन्स होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 या 2 से ज़्यादा। ओपीसी का मतलब होता है 1 पर्सन कंपनी, तो वहाँ पर सिर्फ 1 पर्सन रहेगा। ये सारे मेंबर्स जो होंगे कंपनी के, इन्हें अपना नेम जो है मेमोरेंडम में सब्सक्राइब करना होता है। मेमोरेंडम एक चार्टर डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। चार्टर बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसके अगले सेक्शन में, तो आपको इस पर और क्लैरिटी मिल जाएगी। इन केस ऑफ ओपीसी हमने इन 2 कंपनीज़ के लिए, तो अगर पब्लिक है या फिर प्राइवेट कंपनी है तो हमें मेमोरेंडम में तो सब्सक्राइब करना ही है उनके नाम। जैसे 7 मान लो, पब्लिक कंपनी में 7 लोग हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 लोग हैं, तो इनको जाना है मेमोरेंडम में अपना नाम लिखवाना है और अपने नाम के आगे साइन करवाना है। तो अपना नाम तो वो सब्सक्राइब करवाएंगे ही मेमोरेंडम में, लेकिन ओपीसी में क्या होता है, जो मेमोरेंडम होता है ना ओपीसी का, उसमें अदर पर्सन का नेम होता है। मतलब जो मेंबर है उसका नेम नहीं होगा, जो अदर पर्सन होगा, जो इसकी डेथ में, अगर मान लो इसकी डेथ हो जाती है या फिर ये इनकैपेबल हो जाता है टू फॉर्म एनी कॉन्ट्रैक्ट, तो वो जो दूसरा पर्सन होगा जो इसके ना रहने पे जो रहेगा वो दूसरा पर्सन, उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं। द मेमोरेंडम शैल इंडिकेट द अदर पर्सन's नेम अदर देन द सब्सक्राइबर। His prior written consent shall be obtained in the prescribed form, who shall in the event of subscriber's death, incapacity, becomes the member of the company। तो हमारे को वो जो अदर पर्सन है ना उसकी कंसेंट भी लेनी पड़ेगी, तब जाके हम उसका नाम मेमोरेंडम में लिखेंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर मान लो ये पर्सन की डेथ हो जाती है या ये इनकैपेबल हो जाता है, तो हम पहले से ही ना उस अदर पर्सन का नाम मेमोरेंडम में लिख के चलते हैं, और हमें उसकी रिटन कंसेंट लेनी है। यहाँ पर लिखा है रिटन कंसेंट हमें उसकी लेनी है, और उसकी रिटन कंसेंट को हमें रजिस्ट्रार को सबमिट करनी है। जो आपका आरओसी होगा ना, उस ज्यूरिसडिक्शन का, आपकी कंपनी का जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ का जो ज्यूरिसडिक्शन में आरओसी आ रहा होगा, उसको हमें वो रिटन कंसेंट सबमिट करनी है जब हमारा इनकॉर्पोरेशन हुआ होगा ओपीसी का। जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ होगा, या फिर आप कह सकते हो जब ये 1 पर्सन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ होगा, तभी की तभी आप वो रिटन कंसेंट, और तभी की तभी आप जो भी अदर पर्सन का नाम आप सोच लेते हो और जाके उसकी कंसेंट ले लेते हो और जाके आप रजिस्ट्रार को सबमिट कर देते हो। अगर वो जो अदर पर्सन है वो चाहे तो अपना कंसेंट भी विड्रॉ कर सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसको रहना ही रहना है, तो वो अपना कंसेंट जो है वो विड्रॉ कर सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि मेंबर ऑफ ओपीसी कैन ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन बाय गिविंग नोटिस टू सच अदर पर्सन। अगर उसे लगता है कि नहीं यार ये नहीं, कोई दूसरा पर्सन रख लेते हैं, या फिर ये पर्सन नहीं, मुझे नाम चेंज करना है, किसी और को रखना है, तो वो भी कर सकता है। बट उसको ऑब्वियसली नोटिस देना पड़ेगा उस अदर पर्सन को जिसका वो नाम हटा रहा है। और कंपनी तीन तरीके से फॉर्म होती है। एक तो बाय शेयर्स, बाय गारंटी, और एक अनलिमिटेड कंपनी। बाय शेयर्स में आप शेयर कैपिटल लगाते हो, गारंटी में आप गारंटी देते हो। अनलिमिटेड कंपनी में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो शेयर कैपिटल लगी होगी या फिर शेयर कैपिटल नहीं होगी। और यहाँ पर बट जो लाइबिलिटी है ना कंपनी की, वो लिमिटेड नहीं होती है, वो अनलिमिटेड होती है। मतलब आपके एसेट्स भी अगर मान लो कंपनी में कुछ
कंपनी अगर वो हो गई है, वाइंड अप हो रही है और कंपनी को कहीं पर वो जमा करने हैं, उनके क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, उनको डेट्स पे करने हैं, तो मेंबर्स के एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं। इसलिए कंपनी की लाइबिलिटी यहाँ पर अनलिमिटेड होती है। बट इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर IFSC पब्लिक कंपनी है तो वो सिर्फ शेयर्स में ही फॉर्म होगी। सेम गोज़ विद द IFSC प्राइवेट कंपनी। अब ये सेक्शन नंबर 3A में हमारे को बताया गया है कि मेंबर्स सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस। तो अगर आपका पब्लिक कंपनी है और अगर आपके मेंबर्स बिलो 7 चले गए, मतलब बिलो 7 अगर आपके हो गए, या फिर प्राइवेट कंपनी है और अगर आपके मेंबर्स बिलो 2 चले गए और आप 6 महीने से ज़्यादा हो गए, आपने इसमें कुछ चेंजेस नहीं करे हैं और आप अपना काम, अपना बिजनेस चला रहे हो 6 महीने से ज़्यादा, तो आफ्टर दो 6 मंथ्स, जो उस पीरियड, जो ड्यूरिंग दैट टाइम उस कंपनी के मेंबर्स थे, वो लायबल होंगे फॉर द पेमेंट्स ऑफ होल डेट्स ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम एंड मे बी सेवरली स्यूड। पहली बात तो उन्हें स्यू भी करा जा सकता है। दूसरी बात कि अगर वो उन्होंने उस पीरियड में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो उसके डेट्स भी सारे वो खुद ही पे करेंगे। तो आपको आपके मेंबर्स बिलो 7 नहीं रखने। अगर लॉ ने बोला है कि पब्लिक कंपनी में 7 या 7 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए तो आपको उतने रखने हैं। अगर प्राइवेट कंपनी में 2 या 2 से ज़्यादा आपको रखना है तो 2 रखने पड़ेंगे आपको। बिलो 2 आप नहीं जा सकते या बिलो 7 आप नहीं जा सकते। ऊपर से फिर आप कंपनी में 6 महीने से ज़्यादा बिजनेस भी कर रहे हो और आपने इस पर कुछ वर्क ही नहीं करा, इस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो आपने उस पीरियड में जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तब आप उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो आपको डेट पूरा देना ही पड़ेगा और आप स्यू भी किए जा सकते हो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। हम नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन 4 में हम मेमोरेंडम के बारे में डिस्कस करेंगे और हाँ, सेक्शन 2 की डेफिनेशंस भी बहुत जल्दी आ जाएंगी। थैंक यू।